हेलो स्टूडेंट्स। आज हम सीखेंगे बच्चों कि किस तरीके से हम मैट्रिक्स का इन्वर्स निकाल सकते हैं यूजिंग सिंप्लेक्स मेथड। ठीक है, अभी अभी आपने टू फेज मेथड खत्म किया है, सिंप्लेक्स खत्म कर लिया और बिगेम खत्म कर लिया। ऑल दीज थ्री आर रिलेटेड टू ईच अदर। सबकी रूट क्या थी? सिंप्लेक्स मेथड ही थी। पहले सिंप्लेक्स मेथड बना, फिर उन्हीं में थोड़ी मॉडिफिकेशन करके टू फेज बन गया और बिगेम बन गया। तो आज हम सीखेंगे कि किस तरीके से ये इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स निकालने के भी काम आ जाता है सिंप्लेक्स मेथड। ठीक है बच्चों, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखो बेटा, क्वेश्चन है आपका, फाइंड द इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स दिस वन गिवन टू यू इन द क्वेश्चन यूजिंग सिंप्लेक्स मेथड। देखो बेटा, सिंप्लेक्स मेथड लिख दें, टू फेज मेथड लिख दें, कुछ भी लिख दें, लीनियर प्रोग्रामिंग में इनवर्स निकालने का तरीका यही रहेगा। ठीक है बेटा, तो देखो आपको ना ए दिया हुआ है 4, 1, 2 और 9। आपको पता है लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम में तीन चीजें होनी चाहिए, ऑब्जेक्टिव फंक्शन, नॉन नेगेटिविटी रिस्ट्रिक्शन और आपकी इक्वेशंस होनी चाहिए, कंस्ट्रेंट्स जो होने चाहिए। तो मैं क्या करूंगी, पहले इस मैट्रिक्स से ना इक्वेशंस बना लूंगी। तो देखो मैंने क्या इक्वेशन बनाई, मैंने कोई भी एक्स ले लिया, मैट्रिक्स 2x1 मैट्रिक्स फ्रॉम माई साइड, x1 x2। ठीक है, और मैंने ऐसे ए एक्स इक्वल टू बी का सिस्टम बना लिया। ये बी भी मैंने अपनी तरफ से लिया। ठीक है, मैंने ऐसे चूज कर लिया आसान सा, जैसे 4 और इधर है और 1 इधर है, 4 + 1 करके 5 ले लिया और 2 + 9 करके 11 ले लिया। आप चाहे ना तो कोई और भी ले सकते हैं, 6, 13, 5, 9 जो मन करे आप वो लीजिए। आपको क्या करना है, कोई भी सिस्टम ऑफ इक्वेशन बना देना इस मैट्रिक्स के लिए। तो देखो जब इसको सॉल्व करेंगे, इक्वेशंस बनाएंगे, तो क्या बनेगा, 4x1 + x2 = 5। सबको मैट्रिक्स मल्टीप्लाई करने आते हैं। 2x1 + 9x2 = 11। मैं ऐसा क्यों कर सकती हूँ बच्चों? देखो, मुझे मैट्रिक्स का इन्वर्स निकालना है। आप सब इधर देखो जरा साइड में, अगर मेरे को कोई भी सिस्टम ऑफ इक्वेशन गिवन होता है ax = b, तो सॉल्यूशन क्या निकलता है, x = a इनवर्स b। तो बेटा अगर ये b चेंज भी हो जाए, अगर ये b चेंज भी हो जाए तो भी a इनवर्स तो सेम ही रहेगा ना हमेशा। मैट्रिक्स का इन्वर्स तो कभी नहीं चेंज होता। आप b का कुछ मत करो, a दिया हुआ है तो a इनवर्स तो आप हमेशा ही निकाल सकते थे ना। ठीक है, तो इसीलिए मैं b कोई भी सिलेक्ट कर लूं, मेरा a इनवर्स कभी चेंज नहीं होगा। तो मैंने अपनी तरफ से b को चूज कर लिया, कुछ भी जो आपका मन करे। मैं तो सिंपल से सिंपल चूज करती हूँ, कैसे, इन दोनों को ऐड करके ले लेती हूँ। 4 + 1 5 ले लिया, 2 + 9 11 ले लिया, सिंपल से सिंपल ले लिया। ठीक है बेटा, तो मेरे को दो इक्वेशंस तो मिल गई। आप समझ लो ये दोनों कंस्ट्रेंट का काम कर रहे हैं लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम के लिए। आप सबको पता है इक्वालिटी कंस्ट्रेंट हम कैसे सॉल्व करते हैं, सिंप्लेक्स मेथड में या आपका टू फेज या कोई सा भी मेथड हो। ठीक है, अब बेटा ये x1 x2 क्योंकि मैंने अपनी तरफ से चूज किए थे, मैं इन्हें भी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 ले सकती हूँ। और मान लो ये ग्रेटर नहीं भी है तो मैं इन्हें अनरिस्ट्रिक्टेड लेके भी काम कर सकती हूँ। मुझे तो अनरिस्ट्रिक्टेडनेस भी सॉल्व करनी आती है, सबको पता है कैसे करते हैं। हमने बहुत सिखाया आपको बिगेम में और टू फेज में, उनकी वीडियोस बेटा इससे पहले देख भी लेना। ठीक है, पर मेरे पास प्रॉब्लम क्या है कि मेरे पास ऑब्जेक्टिव फंक्शन नहीं है। ठीक है, अगर हमारे पास ऑब्जेक्टिव फंक्शन नहीं होगा तो सिंप्लेक्स मेथड या बिगेम जैसे यूज कर रहे थे हम उनको कैसे यूज करें। ठीक, तो अगर आप रिकॉल कर सकते हैं तो हमने आपको क्या सिखाया था कि टू फेज मेथड दो फेजेस में काम करता है, एक फेज 1 और एक फेज 2। फेज 1 में हम ऑब्जेक्टिव फंक्शन को ड्रॉप कर देते हैं, हम सिर्फ कंस्ट्रेंट्स को लेके चलते हैं और उससे सॉल्यूशन निकालते हैं। तो बेटा ये तो बहुत अच्छा है कि हमारे को ये पता चल गया कि हम बिना ऑब्जेक्टिव फंक्शन के कैसे काम कर सकते हैं। क्या करते थे हम फेज 1 में, सिर्फ आर्टिफिशियल वेरिएबल को कंसीडर करके हम अपना फेज 1 निकाल लेते थे। और मैंने आपको बताया कि फेज 1 क्या होता है, आपका सिर्फ सॉल्यूशन होता है, इनिशियल बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन, जो कि कंस्ट्रेंट्स को सेटिस्फाई करता है। और हमारा जो ए इनवर्स होगा वो भी कंस्ट्रेंट्स को सेटिस्फाई करने वाला होना चाहिए। ऑब्जेक्टिव फंक्शन तो कोई है ही नहीं, तो हमारे को कोई प्रॉब्लम भी नहीं है इसके अंदर, अगर वो सिर्फ कंस्ट्रेंट्स को सेटिस्फाई करे। तो हम क्या करेंगे, इसमें फेज 1 लगा देंगे। यहाँ पर फेज 1 मतलब हम ऑब्जेक्टिव फंक्शन अपनी तरफ से लेंगे। अब क्या लेंगे, आर्टिफिशियल वेरिएबल्स। तो देखो बेटा मेरी इक्वेशंस थी 4x1 + x2 = 5, 2x1 + 9x2 = 11। तो मैं क्या करती हूँ, कंस्ट्रेंट्स में आपको पता है कि हम हमेशा इक्वालिटी कंस्ट्रेंट में सिर्फ आर्टिफिशियल वेरिएबल डालते हैं। तो मैंने पहले कंस्ट्रेंट में आर्टिफिशियल वेरिएबल डाल दिया a1, फिर मैंने दूसरे कंस्ट्रेंट में आर्टिफिशियल वेरिएबल डाल दिया a2। ठीक है, और मैंने अपना ऑब्जेक्टिव फंक्शन किसका बना लिया, सिर्फ आर्टिफिशियल वेरिएबल्स का, क्योंकि मुझे x1 x2 किसी की कॉस्ट मालूम भी नहीं है। और आपको पता है कि हम फेज 1 में आर्टिफिशियल वेरिएबल्स ही लेते हैं। ठीक है बेटा,
तो ये मेरा फेज 1 से आ गया, जैसे हम फेज 1 में करते हैं। आपको पता है आर्टिफिशियल वेरिएबल सब ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होते हैं। बच्चों ये मत सोचना कि क्वेश्चन में तो लिखा है सिंप्लेक्स मेथड यूज करना और मैडम लगा रही है फेज 1। तो फेज 1 बेटा ये जो है विगेन मेथड हो, टू फेज हो, ये सब मॉडिफाइड सिंप्लेक्स मेथड ही है। सिंप्लेक्स मेथड को ही थोड़ा सा मॉडिफाई करके हमने ये मेथड्स बना रखे हैं। तो इसलिए क्वेश्चन में टू फेज मेथड आ जाए या सिंप्लेक्स लिखा आ जाए, करने का तरीका यही रहेगा। ठीक है बेटा, अब देखो मैं क्या करूंगी, ये मेरा सिस्टम बन गया, इसके ऊपर मैं अपना जैसे सिंप्लेक्स टेबल बना के क्वेश्चन सॉल्व करते हैं मैं पूरा सॉल्व कर लूंगी। फिर मुझे कैसे पता चलेगा मेरा आंसर कहाँ लिखा हुआ है, क्योंकि अब की बार तो इनवर्स निकलना है मैट्रिक्स का, मुझे तो मैट्रिक्स का इनवर्स चाहिए। अब की बार x1 x2 की वैल्यू तो नहीं चाहिए, मेरे को मैट्रिक्स का इनवर्स चाहिए। तो मैट्रिक्स का इनवर्स कहाँ लिखा हुआ होगा ये मुझे कैसे पता चलेगा क्वेश्चन में। तो ये देखिए मैंने यहाँ पे थोड़ा सा डेरिवेशन टाइप किया है कि हमने सिस्टम ऑफ इक्वेशन क्या लिया है, ax इक्वल टू b। ठीक है, इसमें मैंने आर्टिफिशियल वेरिएबल इंट्रोड्यूस कर दिए। जब मैंने इसमें आर्टिफिशियल वेरिएबल इंट्रोड्यूस किए तो मेरा सिस्टम क्या बन गया, ax तो था ही, साथ में उसमें आर्टिफिशियल वेरिएबल आ गया जिसका कोफिशिएंट मैंने ले रखा था 1। तो I मीन्स आइडेंटिटी मैट्रिक्स, XA मीन्स आर्टिफिशियल वेरिएबल A1 A2 आपके जो है, तो उनके कोफिशिएंट क्योंकि 1 ले रखे हैं इसलिए I और आ गया आपका कोफिशिएंट, क्योंकि आपको पता है 1 को कौन रिप्रेजेंट करता है मैट्रिसेस में, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ठीक है, तो मेरा ये सिस्टम बन गया नया। अब आप क्या करो, इसको प्री मल्टीप्लाई कर दो A इनवर्स से ऑन बोथ द साइड्स, तो मेरा मल्टीप्लाई करने पे ये आ गया। ठीक है, सबको आता है प्री मल्टीप्लाई करना, आपको पता है मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन एसोसिएटिव होता है। इसको सॉल्व करिए, देखो A इनवर्स इंटू A क्या हो जाएगा I, तो I इंटू एक्स आ गया IX। मेरी पेंसिल देखते रहना बेटा कहाँ जा रही है। ठीक है, अब I इंटू एक्स से क्या होगा, X से हो जाएगा, जब उसको A इनवर्स से मल्टीप्लाई करोगे तो आ जाएगा A इनवर्स XA। ठीक है बच्चों, और A इनवर्स भी मेरा ये रहा। तो अब आप देख रहे हो X से मेरा आर्टिफिशियल वेरिएबल था, आर्टिफिशियल वेरिएबल के साथ में क्या लिखा हुआ आ गया, A इनवर्स। इसका मतलब जो मेरी टेबल बनेगी उसमें आर्टिफिशियल वेरिएबल के नीचे जो भी कोफिशिएंट्स लिखे होंगे वो मेरे क्या बन जाएंगे, A इनवर्स। आई रिपीट, जब मेरा पूरा सिंप्लेक्स मेथड खत्म हो जाएगा तो जो मेरी फाइनल सिंप्लेक्स टेबल आएगी उसमें जो मेरे आर्टिफिशियल वेरिएबल्स होंगे उनके नीचे जो कुछ भी लिखा होगा वो उनके कोफिशिएंट्स होते हैं ना, हम कंस्ट्रेंट से तो उठाते हैं कोफिशिएंट्स, तो जो उनके कोफिशिएंट्स नीचे लिखे होंगे वो मेरा A इनवर्स। ठीक है, तो कोफिशिएंट ऑफ आर्टिफिशियल वेरिएबल गिव्स अस द इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स A इन द फाइनल सिंप्लेक्स टेबल। जो मेरी फाइनल सिंप्लेक्स टेबल बनेगी ना उसके अंदर मैं XA मतलब आर्टिफिशियल वेरिएबल के कोफिशिएंट्स उठा लूंगी, वो मेरा इनवर्स होगा। तो देखिए करके देखते हैं कैसे होगा ये काम। देखो बेटा मैंने क्वेश्चन दोबारा उतार लिया जो मैंने ऊपर बनाया था उसको, ताकि मैं इसको सिस्टम में लिख सकूं। तो मैं अपनी टेबल सेट करने लगती हूँ। टेबल फिर से वैसे ही सेट होगी, CB VB XB, और जो आपके वेरिएबल्स हैं क्वेश्चन में दिखाई दे रहे हैं X1 X2 और A1 A2 मैंने अपनी तरफ से डाला था। आपको पता है कि मेरा यहाँ पे देखो ऑब्जेक्टिव फंक्शन में क्या है, A1 A2, तो A1 का कोफिशिएंट 1, A2 का कोफिशिएंट 1, X1 और X2 मेरे 0 0। ठीक है, आपको पता है VB के कॉलम में क्या आते हैं, आर्टिफिशियल वेरिएबल्स आते हैं। तो आपका फर्स्ट कंस्ट्रेंट में A1 डला है, सेकंड कंस्ट्रेंट में A2 है, तो VB के कॉलम में आ गया A1 A2। और A1 और A2 की CB में क्या कॉस्ट आएगी, 1 और 1। ये कहाँ से लिखते हैं हम बेटा, ये देखो CJ के कॉलम से लिखते हैं। राइट, अब आप अपने ये कंस्ट्रेंट्स उतार लो नीचे। कैसे उतारते हैं, देखो फर्स्ट कंस्ट्रेंट जहां मेरी पेंसिल है, X1 का कोफिशिएंट 4, X2 का 1, A1 का कोफिशिएंट 1, A2 है नहीं तो 0, और ये राइट साइड क्या है 5, ये राइट साइड हम लिखते हैं XB के कॉलम में। राइट, नीचे आ जाइए सेकेंड कंस्ट्रेंट में, X1 का कोफिशिएंट 2, X2 का 9, A1 है नहीं तो 0, A2 1 आ गया, और इसका राइट साइड क्या है 11। ठीक है बच्चों, टेबल सेट हो गई हमारी। एक बार टेबल सेट हो गई तो फिर क्या करते हैं हम, बताओ सोचो, ZJ निकालते हैं। कैसे सिखाया है ZJ निकालना, जिस भी कॉलम का ZJ निकालना हो उसको CB के कॉलम से मल्टीप्लाई करो। तो देखो मुझे 4 2 का इसका X1 का निकालना है ना, तो इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे, ये देखो इधर CB के कॉलम से जहां मेरी पेंसिल है, तो 1 मल्टीप्लाइड बाय 4 4 प्लस 1 मल्टीप्लाइड बाय 2। फर्स्ट एलिमेंट को फर्स्ट से करना है, सेकंड एलिमेंट को सेकंड एलिमेंट से मल्टीप्लाई करना है। ठीक है बेटा, और फिर ऐड कर दो। ऐसे ही इसको करेंगे। अब X2 का कॉलम क्या है 1 9, इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए CB के कॉलम से, तो ये आ जाएगा 1 इंटू 1 प्लस 1 इंटू 9। ठीक है, ऐसे ही इसका भी निकाल लिया। तो फिर उसके बाद क्या करते हैं, ZJ माइनस CJ निकालेंगे। तो ZJ माइनस CJ कैसे निकलेंगे, देखो बेटा ये ZJ नीचे निकले हुए हैं, CJ मेरे ऊपर निकले हुए हैं, माइनस कर दीजिए 6 माइनस 0, 9 माइनस 0,
1 माइनस 1 1 माइनस 1। ठीक है, मैंने आपको क्या सिखाया है, अगर सारे zj माइनस cj लेस देन इक्वल टू 0 आ जाए तो सॉल्यूशन भी आ गया, और अगर एक भी पॉजिटिव है तो जो लार्जेस्ट पॉजिटिव है उसको एंटर कर दीजिए। तो आप देखिए आपके तो दो पॉजिटिव zj माइनस cj आ गए हैं। तो हम क्या करेंगे, इनको सिस्टम में एंटर करवाएंगे। किसको करवाना पड़ेगा, जो मैक्सिमम पॉजिटिव है। तो हमने 9 को एंटर करा दिया सिस्टम के अंदर। तो ये 9 मेरा किसके कॉरेस्पॉन्डिंग आया, देखो x2 के कॉरेस्पॉन्डिंग। तो x2 इज द एंटरिंग वेरिएबल, जिसका zj माइनस cj लार्जेस्ट पॉजिटिव होता है वो होता है मेरा एंटरिंग वेरिएबल। और इसका कॉरेस्पॉन्डिंग जो कॉलम होता है उसको क्या बोलते हैं, पाइवेट कॉलम। तो जो ये रेड कलर से मैंने मार्क किया इसको बोल देंगे पाइवेट कॉलम। इसका क्या मीनिंग है अब एंटरिंग वेरिएबल का, कि नेक्स्ट टेबल में x2 जो है अब VB के कॉलम में आ जाएगा। ठीक है, अब VB के कॉलम में आएगा तो A1 या A2 में से किसी को जाना पड़ेगा। अब कौन जाएगा, उसके लिए हम क्या कैलकुलेट करते हैं, रिप्लेसमेंट रेशोस। ठीक है, बहुत बारी निकाल चुके हो आप। कैसे निकलती है, XB अपॉन पाइवेट कॉलम विच इज ग्रेटर देन 0। ठीक है, जहां पे वैल्यू ग्रेटर देन 0 होगी सिर्फ वही लेके। तो देखो बेटा XB तो है 5 और 11 और पाइवेट कॉलम है 1 और 9। कर दीजिए डिवाइड, 5 बाय 1 विच इज इक्वल टू 5, 11 बाय 9। ठीक है, तो ये मेरी वैल्यू कुछ 1 पॉइंट समथिंग आ जाएगी। तो मेरी कौन सी वैल्यू छोटी है, ये वाली छोटी है, तो इसको डिपार्ट कराएंगे। तो ये देखो ये किसके कॉरेस्पॉन्डिंग आया, A2 के कॉरेस्पॉन्डिंग आया। ठीक है ना, तो मेरा अब नेक्स्ट टेबल में A2 चला जाएगा और उसकी जगह पर कौन फिट हो जाएगा, x2। ठीक है, तो A2 इज द आउटगोइंग वेरिएबल। तो नेक्स्ट टेबल में A2 को निकाल देंगे और उसकी जगह पर हम x2 को लिख देंगे। ठीक है बेटा, तो चलिए नेक्स्ट टेबल बनाते हैं, CB BB XB x1 x2 A1 और A2। तो यहाँ पे मेरे कोफिशिएंट्स 1 हैं, आपको पता है CJ कभी चेंज नहीं होता। ठीक है ना, तो अब हम पहले वो वेरिएबल लिख लेते हैं जो हमारे आएंगे। तो देखो आप A1 VB के कॉलम में A1 रह जाएगा और A2 की जगह क्या आ जाएगा, x2। तो मैंने लिख दिया A1 और x2। अब A1 के ऊपर यहाँ देखो CJ के कॉलम में 1 लिखा है और x2 के ऊपर 0, तो A1 के सामने 1 आ गया और x2 नीचे आ जाएगा। ठीक है, अब देखो बेटा इसमें एक बात ये ध्यान रखनी है, इससे पहले आप बिग एम और टू फेस करके आए हैं तो मैंने कहा था कि अगर आर्टिफिशियल वेरिएबल एक बार सिस्टम से बाहर हो जाए तो उसका पूरा कॉलम गायब कर दो। अब इस क्वेश्चन में आपको कॉलम गायब नहीं करना, क्यों, क्योंकि A1 A2 के नीचे जो लिखा आएगा वही तो इनवर्स है मेरा, मुझे तो वही चाहिए। तो इसलिए आप A1 A2 को गायब नहीं करना यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे हमें सॉल्यूशन नहीं निकालना, हमें इनवर्स ऑफ द मैट्रिक्स निकालना है। और वो कहाँ आएगा, A1 A2 के नीचे जो लिखा हुआ आएगा फाइनल सिंप्लेक्स टेबल में, वो मेरा इनवर्स होगा। ठीक है बेटा, तो चलिए अब क्या काम करना है, सबसे पहले हम क्या करते हैं, पाइवेट एलिमेंट को 1 बनाते हैं। तो मेरा पाइवेट एलिमेंट कहाँ है, ये देखो ये 9 है मेरा पाइवेट एलिमेंट। क्यों है ये पाइवेट एलिमेंट, क्योंकि ये पाइवेट कॉलम में भी लाई कर रहा है और पाइवेट रो में भी लाई कर रहा है। तो मेरा पाइवेट एलिमेंट क्या आ जाएगा, 9। ठीक है, तो मुझे पहले इसको 1 बनाना है और उसके ऊपर कोई भी एलिमेंट होगा तो उसको 0 बनाते हैं। ठीक है ना, पाइवेट एलिमेंट को 1 बनाते हैं और उसके ऊपर नीचे कोई एलिमेंट प्रेजेंट हो तो उसको 0 बनाते हैं। तो चलिए बेटा पहले इसको 9 को 1 बनाने की कोशिश करें। कैसे बनेगा ये 9 1, जो ये आपकी रो है इस पूरी रो को हम 9 से डिवाइड कर दें तो मेरा ये 1 बन जाएगा। तो मेरी ऑपरेशन क्या लगेगी, न्यू R2 इक्वल टू ओल्ड R2 बाय 9। तो मैं लिख रही हूँ न्यू R2 इक्वल टू ओल्ड R2 डिवाइडेड बाय 9। ठीक है बेटा, तो ये 9 से डिवाइड होके क्या आ जाएगा आपका 11 बाय 9, 2 बाय 9, 1 0 और 1 बाय 9। ठीक है, तो मेरी फर्स्ट रो तो मेरी ये रो तो निकल गई 11 बाय 9। ठीक है, अब क्या करना है हमें, इसके बाद हमें न्यू R1 लिखनी है कि नई रो क्या होगी। मैंने सिखाया कि जिसका भी न्यू लिखना है पहले उसका ओल्ड लिखो, फिर माइनस जिस एलिमेंट को 0 बनाना है वो इस ब्रैकेट में लिखूंगी, मल्टीप्लाइड बाय जिस रो को आपने अभी अभी ठीक किया है, जिसको सबसे पहले ठीक करते हैं, सबसे पहले पाइवेट रो को ठीक करते हैं, उसी की हेल्प लेते हैं हर बार। तो देखिए अब 0 किसको बनाना है R1 के अंदर, ये देखिए ये है मेरी। अब देखो मुझे ये 9 तो मैंने बना लिया, 1 इसके ऊपर मुझे 0 बनाना है ना, इस 1 को मुझे 0 बनाना है। तो जिस एलिमेंट को 0 बनाना है उसको लिख लेंगे वहां पे, और ओल्ड R1 के नीचे ओल्ड R1 के एलिमेंट क्या होंगे, वो 5 4 1 1 0। ठीक है ना, तो चलिए लिख लेते हैं यहाँ पे। देखो ये जिस एलिमेंट को 0 बनाना है मैंने ब्रैकेट में लिख लिया। अब
ओल्ड R1 के नीचे ओल्ड R1 के एलिमेंट, तो 5 4 1 1 0 माइनस 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 न्यू R2 कहाँ है, ये लिखिए न्यू R2, ये देखो जहां मेरी पेंसिल है नई टेबल में नई R2 लिखी है, तो इसको लिखेंगे 11/9 2/9 1 0 1/9, तो मेरे पास क्या आ जाएगा, ये 34/9 और ये आ जाएगा 34/9 0 1 -1/9। ठीक है बेटा, इन सब की एंट्री ऊपर कर लो, 34/9 34/9, ठीक है, 0 1 और -1/9। ठीक है बेटा, अब क्या करना है, ZJ निकालेंगे, ठीक है ना, एक सेकेंड, चलिए ZJ निकालिए। ZJ निकालने के लिए फिर वही काम करना है, जिसका ZJ निकालना उसको मल्टीप्लाइड बाय CB कॉलम, तो मेरा आ जाएगा 34/9 0 1 -1/9। ठीक है, फिर ZJ माइनस CJ निकाल लो बेटा। कैसे सिखाया है ZJ माइनस CJ, ZJ सबसे नीचे लिखे हैं, CJ सबसे ऊपर लिखे हैं, कॉरेस्पॉन्डिंगली माइनस कर दो, तो ये आ जाएगा 34/9 0 0 -1/9 -1। ठीक है, तो देखो बेटा एक ZJ माइनस CJ हमने देखा कि फिर से पॉजिटिव आ गया, जैसे ही ZJ माइनस CJ पॉजिटिव आ गया हमें पता चल गया कि ये अब की बारी सिस्टम में एंटर करेगा, अभी हमारा आंसर नहीं आया, तो हमने इसको मार्क कर लिया। ठीक है, ये मेरा 2/9 था, तो ये मेरा क्या बन गया, अब पाइवेट कॉलम। और कौन सा वेरिएबल एंटरिंग बना, किसके कॉरेस्पॉन्डिंग आया, ये x1 के कॉरेस्पॉन्डिंग आया ना, तो x1 इज द एंटरिंग वेरिएबल। ठीक है, तो x1 मेरा एंटरिंग वेरिएबल आ गया। अब इधर क्या निकलेगा, रिप्लेसमेंट रेशोज। क्यों, क्योंकि मेरा ये पता चल गया कि नेक्स्ट टेबल में A1 या X2 में से कोई एक वेरिएबल चला जाएगा और उसकी जगह पर मेरा X1 आकर फिट हो जाएगा। ठीक है, तो किसको बाहर भगाना है, रिप्लेसमेंट रेशोज निकालिए। फिर से रिप्लेसमेंट रेशो निकालने का तरीका है XB अपॉन पाइवेट कॉलम, तो 34/9 को डिवाइड कर देंगे 34/9 से, तो 1 आ गया। ठीक है, ऐसे ही 11/9 को डिवाइड किया 2/9 से, तो मेरा आ गया 11/2। दोनों में से जो छोटा है उसको सिलेक्ट कर लो, दोनों में से छोटा कौन है, 1, तो ये सिलेक्ट हो गया, तो ये सिलेक्ट हुआ, तो इसके कॉरेस्पॉन्डिंग कौन सी रो मिल गई मुझे, ये मिल गई, तो ये रो मेरी बन गई पाइवेट रो। और ये किसके कॉरेस्पॉन्डिंग आई है, देखो इधर किसके कॉरेस्पॉन्डिंग आई है, A1 के कॉरेस्पॉन्डिंग, तो A1 इज द आउटगोइंग वेरिएबल, तो नेक्स्ट टेबल के लिए A1 चला जाएगा और उसकी जगह पर X1 वापस आ जाएगा। ठीक है, तो चलिए बच्चों नेक्स्ट टेबल बनाते हैं फिर, जैसे सीखी हुई है, राइट। तो मैंने लिखा CB BB XB X1 X2 A1 और A2, ये आपको पता ही है, इनके CJ कभी चेंज नहीं होते। तो नेक्स्ट टेबल में मेरे पास क्या आ गया बच्चों, अब यहाँ X1 आ गया और यहाँ X2 आ गया, और यहाँ पर मेरे क्या है 0 0। अब अंदर की टेबल फिल करने का तरीका फिर से वही रहेगा कि पहले हम पाइवेट एलिमेंट को 1 बनाएंगे। ठीक है ना, तो लेट्स सी कि हमारा पाइवेट एलिमेंट क्या था टेबल में। चलिए ऊपर चलते हैं, दोबारा से देखते हैं कि पाइवेट एलिमेंट क्या है। ये देखिए, देखो तो मेरा पाइवेट एलिमेंट क्या है बेटा, देखो इधर जो पाइवेट रो और पाइवेट कॉलम दोनों के बीच में लाई कर रहा है, क्या है वो 34/9। मैं लिख दूं जरा एक बारी, पाइवेट एलिमेंट क्या है मेरा 34/9। इसको 1 बनाना है तो क्या करूंगी मैं, 9/34 से मल्टीप्लाई कर दूं। ठीक है ना, तो हम क्या लिख देंगे, न्यू R1 को ठीक करना है तो ओल्ड R1 और उसको 1 बनाना है, तो 34/9 था ना, तो 9/34 से मल्टीप्लाई करेंगे तो न्यू हो जाएगा। ठीक है बेटा, तो मैं इसको मल्टीप्लाई करके लिख देती हूँ 9/34 से, तो मेरा आ गया ये। ठीक है, तो ये मेरी फर्स्ट रो तो ठीक हो गई। अब मुझे क्या करना है, सेकंड रो ठीक करनी है, तो सेकंड रो ठीक करनी है तो मैंने लिखा न्यू R2 किसके बराबर होगी, पहले हमेशा लिखो ओल्ड R2, जिसका न्यू निकालना है उसका ओल्ड, माइनस जिस एलिमेंट को 0 बनाना है। किसको 0 बनाना होता है, पाइवेट एलिमेंट को 1 और उसके ऊपर नीचे सारा 0। तो देखो पाइवेट एलिमेंट था 34/9, जहां मेरी पेंसिल है, इसको 1 बना लिया, इसके नीचे देखो क्या लिखा है 2/9, इसको 0 बनाना है ना, अब तो 2/9 लिख दूंगी मैं, जिसको 0 बनाना है। ठीक है, और ओल्ड R2 के एलिमेंट क्या है, ये 11/9 2/9 1 0 1/9।
राइट। चलिए इन चेंजेस को नीचे रिफ्लेक्ट कर देते हैं, तो क्या आ जाएगा, जिसे 0 बनाना है वो लिख लिया, मल्टीप्लाइड बाय न्यू, जिसकी हेल्प लेंगे, किसकी हेल्प लेंगे, जिसको सबसे पहले ठीक करते हैं, न्यू R1। तो ओल्ड R2 के नीचे बेटा ओल्ड R2 के एलिमेंट्स लिख लो, 11/9, 2/9, 1 0 1/9, ठीक है, -2/9, -2/9, -2/9, -2/9, -2/9, मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई, न्यू R1 के एलिमेंट नई टेबल में है, ये लिखेंगे 110 9/34 -1/34, 110 9/34 और -1/34, ठीक है बेटा। इनको सॉल्व कर लीजिए, ये वैल्यूज आ जाएंगी आपकी 1 0 1 -2/34 और ये आ जाएगा 4/34, राइट। तो इनको अंदर लिख लेते हैं, ठीक है। तो 1 0 1 -2/34 और ये आ जाएगा 4/34, राइट। ये वैल्यूज आ गई मेरे पास। अब क्या करेंगे, फिर से ZJ निकालेंगे। देखो अब ZJ क्योंकि CB के कॉलम में 0 है, तो जब भी मल्टीप्लाई करोगे 0 ही आ जाएगा, ठीक है ना। तो ZJ माइनस CJ क्या हो जाएगा, देखो 0 0 -1 -1। अब आप देख रहे हो कि सारे ZJ माइनस CJ लेस देन इक्वल टू 0 आ गए, तो टेबल मेरी यहीं पे स्टॉप, मैं अब आगे मूव नहीं कर सकती हूँ। अब मेरा जो भी आंसर है वो आया हुआ है, ठीक है। तो मैं क्या लिखूंगी, सिंस ऑल ZJ माइनस CJ लेस देन इक्वल टू 0 एंड नन ऑफ द आर्टिफिशियल वेरिएबल, दोनों आर्टिफिशियल वेरिएबल रिमूव हो गए थे मेरे VB के कॉलम से, नन ऑफ द आर्टिफिशियल वेरिएबल इज इन द बेसिस, बेसिस मतलब कॉलम ऑफ VB का कॉलम जो है, ठीक है, उसमें नहीं है। देयरफॉर ऑप्टिमल सॉल्यूशन हैज बीन रीच्ड, आपका ऑप्टिमल सॉल्यूशन रीच हो गया। देख लीजिए एक बारी बच्चों क्या होगा मेरा सॉल्यूशन, ये देखो ध्यान से देखना है, ZJ माइनस CJ लेस देन इक्वल टू 0 आ गए और VB के कॉलम में आर्टिफिशियल वेरिएबल्स अब मेरे नहीं है। तो जब आर्टिफिशियल वेरिएबल सिस्टम से चले जाएं और ZJ माइनस CJ आपके सारे लेस देन इक्वल टू 0 आ जाए, तो आपका आंसर आ गया है। क्या आंसर आया है, देखो ध्यान से सुनेंगे सब बच्चे, ये देखिए ये जो आया ना मेरा यहाँ पर दिस वन, A1 और A2 के नीचे आर्टिफिशियल वेरिएबल के नीचे जो भी कोफिशिएंट्स लिखे आए हैं ये होंगे मेरे जो है इनवर्स ऑफ द मैट्रिक्स, ठीक है। दिस विल फॉर्म द इनवर्स ऑफ द मैट्रिक्स। मैंने ऊपर दिखाया था कि आर्टिफिशियल वेरिएबल के कोफिशिएंट्स हमारा इनवर्स ऑफ द मैट्रिक्स बनाते हैं, तो इसको लिख देते हैं। तो मेरा इनवर्स क्या आ गया, देखो इधर इनवर्स ऑफ द मैट्रिक्स इज A इनवर्स इक्वल टू, जो भी वो लिखे हैं वहां से वैल्यू उठा रही हूँ, 9/34, ठीक है। आगे क्या है, -1/34, -2/34 और 4/34, तो ये मेरा इनवर्स होगा। आप सबको 2/2 मैट्रिक्स का इनवर्स निकालना आता है, आप चाहे तो वेरीफाई कर, ठीक है बेटा। तो ये मेरा इनवर्स निकल कर आ गया, राइट। तो चलिए एक और क्वेश्चन करते हैं, कब हमें पता चलेगा कि सिस्टम में मैट्रिक्स का इनवर्स नहीं लाइक करता, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, फाइंड द इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स 2 4 1 2, ठीक है बेटा। देखिए कैसे निकालेंगे, सबसे पहले वही काम करेंगे, हम अपनी तरफ से कोई भी x1 x2 2/1 वेक्टर ले लेंगे सच दैट कि ये सिस्टम ऑफ इक्वेशन बना देगा Ax इक्वल टू B, और वो क्या होगा, मेरा A है मेरा 2 1 4 2, x मैंने अपनी तरफ से लिया, B आप अपनी तरफ से जो मन करे वो लीजिए। तो सपोज कर लो मैंने ले लिया ये, ठीक है। मैंने बताया आपको, मैं तो ऐसे सोच के लेती हूँ 2 + 4 6 1 + 2 3, आपकी मर्जी है, कुछ और लोगे तो भी आंसर बिल्कुल बराबर निकल कर आएगा, ठीक है। अब इससे सिस्टम ऑफ इक्वेशन क्या बना, सबको मैट्रिक्स मल्टीप्लाई करने आते हैं तो आपने इक्वेशन बना ली, ठीक है बेटा। ये देखो ये सिस्टम बन गया मेरा। अब इससे हम अपना ऑब्जेक्टिव फंक्शन और कंस्ट्रेंट्स बना लेते हैं, ठीक है। मैं नीचे इक्वेशन उतार दूँ एक बार दोबारा से, 2x1 + 4x2 = 6, x1 + 2x2 = 3, ठीक है। आपको पता है सबको कि सिंप्लेक्स मेथड हो, टू फेज हो, बिग एम हो, कुछ भी हो, इक्वालिटी कंस्ट्रेंट में हमेशा आर्टिफिशियल वेरिएबल ऐड होते हैं। तो मैंने पहले और दूसरे में दोनों में आर्टिफिशियल वेरिएबल A1 और A2 डाल दिए, और ऑब्जेक्टिव फंक्शन के अंदर इनका कोफिशिएंट क्या लेते हैं हम, 1, ठीक है। तो मैंने
वही ऑब्जेक्टिव फंक्शन में ले लिए। क्योंकि x1 x2 मैंने अपनी तरफ से चूज किए हैं तो मैंने मान लिया कि वो मेरे ग्रेटर देन 0 है। ठीक है, तो सिस्टम तैयार हो गया मेरा। अब मैं टेबल तैयार करूंगी अपनी। टेबल हमेशा किससे तैयार होती है? CB VB XB। तो CB VB XB और आपके क्या आ जाएंगे? x1 x2 A1 और A2 और CJ। ये क्या आएंगे? देखो x1 0, x2 का कोफिशिएंट 0, A1 का 1 और A2 का 1। कहाँ से लिखे? ये देखो ऑब्जेक्टिव फंक्शन से लिखे हैं। ऑब्जेक्टिव फंक्शन में कोफिशिएंट A1 A2 का क्या है? 1। तो x1 x2 क्या हो गए? 0 हो गए। ठीक है, तो फर्स्ट इसके अंदर पहले कंस्टेंट्स उतार लो। देखो पहला कंस्टेंट उतारेंगे। पहले कंस्टेंट में x1 का कोफिशिएंट 2, x2 का 4 है, A1 का 1, A2 है नहीं तो 0। सेकेंड कंस्टेंट में देखो x1 का कोफिशिएंट 1, x2 का 2, A1 है नहीं, A2 आपका 1 और XB क्या होती है? राइट साइड। तो राइट साइड मैंने लिख ली 6 और 3। ठीक है, अब VB के कॉलम में कौन आते हैं? आर्टिफिशियल वेरिएबल। क्यों आते हैं? क्योंकि वो अंदर आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनाते हैं। आप सब देख सकते हो, ये देखो जहां मेरी पेंसिल है, A1 और A2 ने मिलकर 1 0 0 1 आर्टिफिशियल वेरिएबल ने मिलकर आइडेंटिटी मैट्रिक्स बना रखा है ना, तो वो कौन आ जाएंगे? VB के कॉलम में आ जाएंगे। इनका कोफिशिएंट क्या है? 1। CB में वैल्यू कहां से लिखते हैं? CJ से। CJ के अंदर जो लिखा हो, राइट। तो टेबल सेट हो गई बेटा। अब फिर से वही काम करेंगे, ZJ कैलकुलेट करेंगे। तो देखो कैसे निकलेगा? 1 × 2 प्लस 1 × 1। कैसे किया है? जिस भी कॉलम का ZJ निकालना है उस कॉलम को CB के कॉलम से मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, और एलिमेंट वाइज और कॉरेस्पॉन्डिंगली ऐड कर दिए। ठीक है, तो मेरे ये आ गए ZJ। अब क्या निकलेगा? ZJ माइनस CJ। तो ZJ तो ये लिखे बेटा नीचे 3 6 1 1 और CJ देखो ये रहे सबसे ऊपर टॉप में जहां मेरी पेंसिल है 0 0 1 1। माइनस कर दीजिए कॉरेस्पॉन्डिंगली, तो आपको मिल गए ZJ माइनस CJ। अब ZJ माइनस CJ जब आपको मिल जाए तो जो मैक्सिमम पॉजिटिव ZJ माइनस CJ होगा दैट विल एंटर इनटू द बेसिस। तो मेरा सबसे बड़ा पॉजिटिव कौन है? 6, तो इसको एंटर कर देंगे बेसिस के अंदर। ठीक है, तो ये मेरा क्या बन गया जिसके ऊपर मैंने सर्कल बनाया है? पाइवेट कॉलम। और पाइवेट कॉलम किसके कॉरेस्पॉन्डिंग आया? ये देखो इसका वेरिएबल कौन है? x2। तो मेरा x2 बन गया एंटरिंग वेरिएबल। तो नेक्स्ट टेबल में x2 आ जाएगा आपका VB के कॉलम में। ठीक है बेटा, अगर x2 आएगा VB के कॉलम में तो अब कौन अपनी जगह छोड़े भाई? A1 और A2 में से किसको बाहर निकालें? ठीक है, तो उसको देखने के लिए क्या निकालते हैं हम लोग? अब याद हो गया होगा सबको, रिप्लेसमेंट रेशोज। रिप्लेसमेंट रेशो का फॉर्मूला XB अपॉन पाइवेट कॉलम। पाइवेट कॉलम की वो वैल्यूज जो ग्रेटर देन 0 हो। तो करिए बेटा डिवाइड। देखो 6/4। ठीक है, तो 6/4, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4 और ये आ जाएगा 3/2। तो देखो बेटा दोनों सेम आ गई, 3/2 3/2 दोनों सेम आ जाए तो आपकी अपनी मर्जी किसी को भी ले लो। अगर अलग अलग हो तो जो छोटी होगी उसको लेंगे। तो सपोज कर लो मैंने ले लिया ये वाला 3/2 ऊपर वाला। ठीक है, तो देखो इसको मार्क कर लीजिए। ये मेरा क्या बन गया? पाइवेट रो। ठीक है, दिस इज माय पाइवेट रो। ये किसके कॉरेस्पॉन्डिंग आई है? A1। तो A1 इज द आउटगोइंग वेरिएबल। तो A1 क्या बन गया मेरा? आउटगोइंग वेरिएबल। अब पाइवेट एलिमेंट ढूंढो कहाँ होगा? देखो जो पाइवेट कॉलम और पाइवेट रो दोनों के बीच में लाई कर जाए उसको क्या बोलते हैं? पाइवेट एलिमेंट। तो देखो कौन है वो जिस पर मेरी पेंसिल रखी है? देखो ये पाइवेट कॉलम में भी है और पाइवेट रो में भी है। तो इसके अंदर मेरा पाइवेट एलिमेंट क्या बन गया? 4। ठीक है, तो पाइवेट एलिमेंट बन गया 4। तो मैं अब क्या चेंजेस करूंगी नेक्स्ट टेबल में? A1, इस A1 को VB के कॉलम से गायब कर दूंगी और इसकी जगह पर x2 लिख दूंगी। ठीक है बेटा, तो CB VB XB नई टेबल दोबारा से बनानी शुरू करी हमने। क्लियर है? A1 A2 CJ आपको पता है चेंज नहीं होता, तो CJ मैंने एज इट इज लिख दिया। ठीक है ना, और VB के कॉलम में अब कौन आ जाएगा? जो हमारा एंटरिंग वेरिएबल था x2 और A2 अपनी जगह पे रह जाएगा। x2 का कोफिशिएंट देखो CJ के कॉलम में क्या है? 0 और A2 का क्या है? 1। तो CB के कॉलम में आ गया 0 and 1। राइट, चलिए अब सबसे पहला काम क्या होता है? वी हैव टू मेक द पाइवेट एलिमेंट एज 1। तो देखो इधर इस पाइवेट एलिमेंट को 1 बनाऊंगी और इसके ऊपर नीचे 0। तो ये 2 को 0 बनाना है और पाइवेट एलिमेंट जहां मेरी पेंसिल है इसको 1 बनाना है।
इसको 1 बनाने के लिए क्या करेंगे, देखो 4 है ना, तो पूरी रो को, फर्स्ट रो जो भी है इसको पूरे को 4 से डिवाइड कर देंगे तो यहाँ पे 1 बन जाएगा। तो मेरा क्या ऑपरेशन लगेगी, न्यू R1 इक्वल टू 1/4 ऑफ ओल्ड R1। तो R1 इसको डिवाइड कर दीजिए 4 से, तो मेरे पास क्या आ जाएगा, 3/2, 1/2, 1, 1/4 और 0। ठीक है बेटा, अब करेंगे न्यू R2 निकालनी है। तो न्यू R2 क्या होगी, जिसका न्यू निकालना है पहले उसका ओल्ड R, फिर माइनस जिस एलिमेंट को 0 बनाना है ब्रैकेट में वो लिखते हैं, मल्टीप्लाइड बाय जिसको अभी अभी ठीक किया हमने, किसको ठीक किया, R1 को ठीक किया है, तो न्यू R1। तो देखिए जरा किसको 0 बनाना है, एक बारी फॉर्मूला बना ले। ये देखो मैंने आपको बताया पाइवेट एलिमेंट को 1 बनाइए और उसके ऊपर नीचे कॉलम में कुछ भी है तो 0 बनाइए। तो इस 2 को मुझे 0 बनाना है, तो ब्रैकेट के अंदर लिख दूंगी मैं 2, और ओल्ड R2 के एलिमेंट क्या होंगे, 3, 1, 2, 0, 1। ठीक है बेटा, तो ओल्ड R2 यहाँ पे आ गया, और ओल्ड R2 के नीचे ओल्ड R2 के एलिमेंट 3, 1, 2, 0, 1 थे मेरे, -2, -2, -2, -2, -2 मल्टीप्लाई कर देंगे न्यू R1। न्यू R1 नई टेबल में लिखा हुआ है, क्या एलिमेंट है देखो ऊपर लिखे हुए 3/2, 1/2, 1, 1/4, 0। तो इनको सॉल्व कर लो बेटा, ये क्या आ रहे, तो ये देखो ये आ जाएगा मेरा 0। ठीक है, तो जो ये वैल्यूज आई हैं इनको लिख लीजिए, 0, 0, 0। ठीक है, और ये क्या आ रहा है मेरा -12, और क्या आ रहा है 1। ठीक है, चलिए अब ZJ निकालिए। ZJ निकालने के लिए फिर वही काम करेंगे, जिसका भी ZJ निकालना है उसको एक्सट्रीम लेफ्ट कॉर्नर CB के कॉलम से हम मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है ना, तो चलिए ZJ निकल गया 0, 0, -12 और 1, 1 सा 1। ठीक है, 1 आ रहा है, हाँ। चलिए अब ZJ माइनस CJ निकालो बेटा, ऊपर वाले से माइनस कर दीजिए, तो ये आ जाएगा -1/2, -1 इज -3/2 और ये 0 आ गया। तो बेटा आपने देखा कि सारे ZJ माइनस CJ लेस देन इक्वल टू 0 आ गए, तो मेरी टेबल यहीं पर खत्म। अब इसमें हम और कोई काम नहीं कर सकते। ठीक है, यहीं पे सॉल्यूशन देखना है। तो देखो सारे ZJ माइनस CJ लेस देन इक्वल टू 0 आ गए, बट वन ऑफ द आर्टिफिशियल वेरिएबल रिमेन्स इन द बेसिस। बच्चों आर्टिफिशियल वेरिएबल सिस्टम पे बच जाए, चाहे वो 0 लेवल पे बचा, चाहे वो पॉजिटिव लेवल पे बचा, हमारा अगर आर्टिफिशियल वेरिएबल सिस्टम में बच गया है तो सॉल्यूशन इज, मतलब हम क्या बोलेंगे, इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट। ठीक है, तो मैं लिख देती हूँ कि कैसे पता चलता है इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट, सिंस ऑल ZJ माइनस CJ लेस देन इक्वल टू 0 एंड आर्टिफिशियल वेरिएबल रिमेन्स इन द बेसिस। आर्टिफिशियल वेरिएबल नहीं बचना चाहिए कभी भी, remains in the basis, therefore किसी भी लेवल पे बचे, चाहे पॉजिटिव लेवल पे बच जाए चाहे 0 लेवल पे बच जाए, दिस मीन्स इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट। ठीक है, तो ये एक केस था जब इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करता। इससे पहले वाला क्वेश्चन कराया जब इनवर्स एग्जिस्ट करता है, तो आपने क्या किया, जो आर्टिफिशियल वेरिएबल थे उसके नीचे की रोज उतार ली, वो आपकी क्या थी, इनवर्स ऑफ द मैट्रिक्स बना दी थी। क्लियर है बच्चों, दिस इज हाउ वी फाइंड आउट द इनवर्स ऑफ द मैट्रिक्स यूजिंग सिंप्लेक्स मेथड। सो आई एम वाइंडिंग अप द लेक्चर हियर। अब मैंने 2x2 मैट्रिक्स का केस कराया, सिमिलरली आप 3x3 का भी कर सकते हो। ठीक है, उसमें 3 इक्वेशन बन जाएंगी, कैलकुलेशन और ज्यादा हो जाएगी। ठीक है बच्चों, तो पढ़ाई करते रहें, ऑल द बेस्ट।